नमस्कार। आज की बात की शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसकी चर्चा आज दिन भर राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा रही। आज ये साफ हो गया कि यूपी में मायावती और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी को यूपी के इस अलायंस में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलायंस का ऐलान तो आज नहीं हुआ, यह औपचारिकता कल पूरी की जाएगी, जब लखनऊ में मायावती और अखिलेश यादव मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे। पता ये चला कि अब तक इतना तय हो चुका कि यूपी की 80 सीटों में से समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। रायबरेली और अमेठी की सीटों में अलायंस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगा, कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। इसके बाद जो 4 सीटें बचेंगी उनमें से 2 सीटें अजीत सिंह की पार्टी को दी जा सकती हैं, और जबकि 2 सीटों को फिलहाल दूसरे नए छोटे सहयोगी दलों के लिए रखा गया है। आज अखिलेश यादव ने कन्नौज में चौपाल लगाई, लेकिन चूंकि कल लखनऊ में मायावती के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए आज कन्नौज में अखिलेश खुलकर नहीं बोले, ज्यादा नहीं बोले, संकेत दिए। इतना कहा कि सब तय हो गया है, वोटों का गणित ठीक करने के लिए बीएसपी से हाथ मिलाया है, भविष्य की योजनाएं तैयार है, सबका ऐलान कल हो जाएगा। कल सपा और बसपा की मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो अभी कोई चीज विस्तार से कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं उनको यकीन दिला सकता हूं देश के बड़े सवालों का भी जवाब है और किस तरीके से उन चीजों पर बात रखी जाए, उसके लिए भी गठबंधन ही नहीं, और समय समय पर जब गठबंधन की पूरी बातचीत हो जाएगी उसके बाद उन चीजों को भी पूरा कर दिया जाएगा और जनता के बीच में जरूर रखा जाएगा। अखिलेश यादव ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दूसरे दलों को साथ लिया, अपनी ताकत बढ़ाई, वोटों का गणित ठीक करना बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को सिखाया है। अखिलेश ने कहा इसका नतीजा गोरखपुर, फूलपुर और कैराना में पूरे मुल्क ने देखा। पिछले कई चुनाव ऐसे हुए जहां पर दलों ने मिलकर के गठबंधन किया है, क्योंकि प्रचार में समाजवादी लोग थोड़ा पीछे थे। हम जनता को नहीं समझा पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने गठबंधन किए हैं। अभी भी धारणा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास बड़े पैमाने पे गठबंधन किए हैं, बड़े पैमाने पे दूसरे दलों के नेता हैं उनके साथ, और अब तो कई दल उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो हम समाजवादियों ने भी कहा कि विकास में हम समाजवादी लोग आगे हैं, लेकिन अपनी गिनती कैसे ठीक कर लें, गिनती ठीक करने के लिए लगातार समाजवादी लोग काम कर रहे हैं। और जब गिनती ठीक की, गोरखपुर का चुनाव जहां से मुख्यमंत्री चुन करके आते थे, वो चुनाव भी वो हार गई, उप मुख्यमंत्री भी हार गए। गिनती ठीक की तो हम पे काम भी है, उपलब्धियां भी हैं, और किस तरीके से आगे चीजें ले जा सकते हैं वो भी समाजवादियों पर हैं, लेकिन हम पे ग्लू नहीं है चिपकाने का कुछ। आखिरकार वो ग्लू ढूंढ लिया हम लोगों ने। माइनिंग स्कैम में नाम आने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा उन्हें सीबीआई जांच का डर नहीं है, पहले भी इस तरह की जांच का सामना कर चुके हैं। बीजेपी एक बार फिर जांच करवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पहली बार नहीं हुई है, नेताजी की, हमारी डिंपल की एक बार सीबीआई जांच पहले भी हो चुकी है, और उस समय तहसील स्तर पर और बैंक स्तर पर कि हमारा किसी से कारोबार तो नहीं जुड़ा है, या हमारी जमीन तो नहीं है कहीं, या कहीं हमारा अकाउंट तो नहीं है। ये जांच एक बार कांग्रेस करवा चुकी है पूरी। तो हम कांग्रेस के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कम से कम हमारे कागज ठीक करवा दिए थे। और अब बीजेपी फिर कह रही है कि सीबीआई जांच होगी। ये जो डराने वाला मामला नहीं है, ये कभी कभी आपके कागज भी ठीक हो जाते हैं, और समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए, जिससे आप गलती नहीं करोगे। वैसे अभी गठबंधन का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन गठबंधन के सहयोगी दलों में सीटों की खींचना शुरू हो गई। पता ये चला कि मायावती अजीत सिंह की पार्टी को मथुरा और बागपत की 2 सीटों के अलावा कोई और सीट देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अजीत सिंह मथुरा और बागपत के अलावा कैराना, हाथरस और मुजफ्फरनगर की सीट पर भी दावा कर रहे हैं।
अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी 2 दिन पहले अखिलेश यादव से मिले थे, लेकिन अखिलेश उन्हें कोई भरोसा नहीं दिला सके। सिर्फ बहन जी से बात करने की बात कही। चूंकि मामला फंसा है, इसलिए अजीत सिंह ज्यादा नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा कि वो महागठबंधन का हिस्सा हैं, सीटों को लेकर अभी बात नहीं हुई। हमारी अभी जयंत की अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं तो कल से यहीं हूँ। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। अगर 2 सीट मिलती है तो क्या आरएलडी कौन-कौन सी सीट रहेगी? जब सीटों की गठबंधन की बात होगी तब ये बात होगी। बीएसपी एसपी 37 सीटों पर लड़ रही है, जबकि अमेठी और रायबरेली पर कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करना चाह रही। भाई ये मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, लेकिन अभी सतीश शर्मा जी ने खुद टीवी पे कहा है कि अभी बातचीत नहीं हुई है और अभी किसी को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की बातचीत भी नहीं हुई है। उनका विश्वास करना चाहिए। क्या कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा होगी? देखिए, ये जो बड़ी पार्टी 2 है यहाँ पे अपोजिशन में, मायावती जी हैं और अखिलेश जी हैं, ये वो तय करेंगे। यूपी बन रहे महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर रखने के मामले में कांग्रेस के नेता फिलहाल बोलने से बच रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सबका टारगेट एक है, मोदी को हराना है। यूपी में गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है। कुछ दल चुनाव से पहले अलायंस बनाएंगे और कुछ चुनाव के बाद। जो विपक्षी पार्टियां हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी आपस में नजदीक आएंगी, क्योंकि हमारा ध्येय है देश को बचाना, हमारा ध्येय है संविधान की रक्षा करना, हमारा ध्येय है लोकतंत्र को बचाना, जो आज खतरे के अंदर है देश के अंदर। इसमें हम चाहेंगे कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस ने आह्वान किया है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को। महागठबंधन की शुरुआत भी हुई है, एक मीटिंग हुई भी है। कुछ पार्टियां चुनाव के पहले आएगी साथ में, कुछ पार्टियां चुनाव के बाद में आएगी, पर आके रहेगी और गठबंधन बन के रहेगा। और अगली सरकार मोदी जी की नहीं बने, ये सुनिश्चित करके रहेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। अखिलेश यादव और मायावती के हाथ मिलाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा। योगी ने कहा, यूपी के लोग एक बार फिर से जातिवाद की राजनीति को खारिज करेंगे। योगी ने कहा, यह गठबंधन वजूद बचाने के लिए हो रहा है, लेकिन यूपी में बीजेपी 2014 का प्रदर्शन दोहराएगी। उत्तर प्रदेश 2014 की पुनरावृत्ति करेगा। विकास और सुशासन के दम पर 2014 में जितनी सीटें पाई थी, उससे कम सीट किसी भी स्थिति में बीजेपी की नहीं आएगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को देख करके ही और जो जातिवाद की राजनीति थी, उस जातिवाद की राजनीति को, लूट खसोट की राजनीति पर जो लगाम लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट। इसके सिवाय कुछ नहीं है। जनता सब जानती है, वक्त पे जवाब भी देगी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बड़ी बात कही। पासवान ने कहा, यूपी में महागठबंधन से कांग्रेस बाहर है, इसका कोई असर यूपी पर नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों के वोट काटेगी। पासवान ने कहा, बिहार में भी महागठबंधन का बुरा हाल होगा। कुछ नहीं होगा, मायावती और अखिलेश और कोई छा जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 37 दोनों सीट लड़ेंगे। 80 सीट जो लड़े थे तो बकिए क्या करेगा? बकिए 43 क्या कहते हैं, जो मायावती का एमपी जो है, जो लड़ा था, और क्या कहते हैं कि उसका लड़ा था, क्या नाम है, अखिलेश का, दोनों 40 सीट पर लड़े थे। वो लोग क्या करेंगे? और कांग्रेस पार्टी जब अलग रहेगी तो बिहार में यही दुर्गति हुई थी ने। 2009 में क्या हुआ था? तो माइनॉरिटी का जो पहला चॉइस अभी तक है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस तो वहाँ है नहीं इनके गठबंधन में, समझने गए। तो इसलिए जो है वो सब धीरे धीरे क्या कहते हैं कि जो है हम लोग भी हिसाब किताब जोड़ लेते हैं। बिहार में आपको हम लोग पहले 35 सीट दे रहे थे, आज के डेट में 1 सीट भी नहीं दे रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मायावती और अखिलेश की दोस्ती बीजेपी की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में काफी हद तक बढ़ाएगी।
जातिगत राजनीति के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन काफी मजबूत है। इस बात को अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं और जानते हैं कि अगर इस बार चुनाव जीतना है तो बिना मायावती को साथ लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए मायावती की हर शर्त मानने को तैयार है, उनके कहने पर कांग्रेस को बाहर रखने को तैयार है। मायावती ने पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती थी, फिर भी उन्हें 37 सीटें देने को तैयार है। यही अखिलेश यादव की रणनीति है और यही उनकी राजनीति है। लेकिन अगर वो ये न करते तो मायावती के साथ अलायंस करना भी संभव नहीं था, क्योंकि मायावती को साथ लेकर चलना साइकिल से हाथी खींचने जैसा है। खैर, कल इस अलायंस का ऐलान होगा। बीजेपी के नेता इस चैलेंज को समझ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि गठबंधन का कोई असर नहीं होगा। आज अमित शाह ने यही कहा। बीजेपी की लोकसभा के चुनाव की तैयारी में पहला पड़ाव उत्तर प्रदेश है। आज दिल्ली में बीजेपी महाधिवेशन हुआ। जिला स्तर से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक, राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक सब के सब इस अधिवेशन में मौजूद थे। 2 दिन तक लोकसभा इलेक्शन की रणनीति पर विचार होगा। पार्टी हाईकमान रामलीला मैदान में पार्टी के 14,000 नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र बताएगी। आगे का टोन सेट किया जाएगा। आज अमित शाह ने इसकी शुरुआत की और जैसी उम्मीद थी सबसे पहले यूपी की बात की। अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश में हुआ भतीजे के गठबंधन को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये गठबंधन खोखला है। सियासत में एक और एक जोड़कर 2 नहीं होते, 2 के जुड़ने से तीसरे को फायदा हो सकता है। गठबंधन गठबंधन गठबंधन, क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। 1+1 नहीं होता। राजनीति फिजिक्स नहीं है, राजनीति केमिस्ट्री होती है। कई बार 2 पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बाहर आ जाता है। एक गठबंधन करने वालों को मालूम नहीं है। इसके बाद अमित शाह ने कहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बस चौकन्ना रहने की जरूरत है। मोदी सरकार, योगी सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। इसके बाद गठबंधन कहीं नहीं टिकेगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि 2014 में यूपी में बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी। 2019 में 74 हो सकती हैं, 72 नहीं। यूपी में भी सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करा था, ऐसा ही माहौल था। हम अपने रास्ते पर अकेले गए, दृढ़ता के साथ गए, मोदी जी के नेतृत्व में गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीट का प्रचंड विजय, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और यही यूपी के लिए, वही यूपी के लिए आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि यूपी में बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी, अब संख्या घटकर 70 रह गई है। आज अमित शाह ने कहा कि एक वक्त था जब कांग्रेस वर्सेस ऑल होता था, आज नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल हो रहा है। इससे साफ है कि विपक्ष मोदी और बीजेपी की ताकत पर मोहर लगा रहा है। बीजेपी वर्सेस ऑल हुआ है, क्यों हुआ है? एक दूसरे का मुंह न देखने वाले, एक दूसरे के साथ एक सोफे पर न बैठने वाले आज हाथ मिला मिलाकर उठा उठाकर क्यों घूम रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेले मोदी जी को हराना असंभव है, इसलिए वो इकट्ठा हुए। बाकी सारे लोग जो देखे वो, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, ये हमारी शक्ति की, ये हमारी ताकत की स्वीकृति है, मोदी जी के ताकत की स्वीकृति। एक जमाना था कांग्रेस वर्सेस ऑल हुआ करता था, और आज हमारे लिए गौरव की बात है
कि नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल हुआ है। भारत की राजनीति का ध्रुव, उसका न्यूक्लियस भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपने परिश्रम के और अपने चरित्र के आधार पर बनकर बैठा है। और इसके बाद अमित शाह ने इमोशन की बात की। उन्होंने राम जन्मभूमि के मुद्दे पर बात की। अमित शाह ने कहा, बीजेपी का मत साफ है, राम मंदिर बनना ही चाहिए, संवैधानिक तरीके से राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन राम के काम में कांग्रेस बाधा बन रही है, जनता इसका हिसाब करेगी। 2014 के चुनाव घोषणा पत्र के अंदर हमने राम जन्मभूमि के लिए एक वादा किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। गुजरात में चुनाव था, केस चलने को आया, किसी की ओर से अपीयर होकर कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि केस को 2019 के बाद चलाइए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वस्थ रहे। हम संवैधानिक रूप से राम जन्मभूमि बनाने के लिए कटिबद्ध थे और आज भी है। इसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस को मिशेल मामा की याद दिलाई। कहा कि यूपी के जमाने में कोई ऐसा रक्षा सौदा नहीं होता था जिसमें घोटाले न हो। आज वो लोग डरे हुए हैं कि न जाने मिशेल मामा क्या क्या बता दें। कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन चलाया, हर रक्षा सौदे को दलाली का साधन बनाया, आज उनके मिशेल मामा पकड़े जाते हैं तो पसीने पसीने हो छूट जाते हैं। मिशेल मामा ने क्या बोल दिया होगा, क्या बोल दिया होगा। कोत्रोची अंकल उनके घर में जाते थे। मैं उनको याद कराना चाहता हूं, आपकी 4 पीढ़ियों के भ्रष्टाचार का एक बार हिसाब किताब करिए, न हो तो मेरे भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का कार्यकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष जी आपको भेज देगा आपकी सहायता के लिए। अमित शाह ने विजय माल्या की याद भी दिलाई। कहा, अब ऐसा चौकीदार आया है जो सारे चोरों को पकड़ कर लाएगा। आप हमें पूछते हो कि नीरव चौकसी, अरे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और माल्या क्यों भागे? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जमाने में क्यों नहीं भागते थे? मित्रों, आप सबको मालूम होना चाहिए, ये सारी लोन कांग्रेस के जमाने में दी है, मगर उनको भागने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके भागीदार सत्ता पर बैठे थे। चौकीदार सत्ता पर आया, डर पैदा हुआ और बाहर भागे। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश के 100 करोड़ मतदाताओं को आश्वस्त करने आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चौकीदार सब चोरों को पकड़कर लाएगा, समय का ही बस अब सवाल है। हमने कानून ऐसे बनाए वो भाग ही नहीं सकते, और भाग सकेंगे, भाग भी गए तो जितना पैसा देश का खा गए हैं वो उल्टी कर कर वापिस देश में डालना पड़ेगा। इस प्रकार के कानून भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने लगाए। अमित शाह ने अपने भाषण में बताया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हैं, बीजेपी का जवाब क्या है। सबसे ज्यादा टाइम अमित शाह ने सबसे बड़ी चुनौती को दिया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती के अलायंस को। कोई कितने भी दावे करे, ये अलायंस उत्तर प्रदेश में अमित शाह के लिए सिरदर्द बना हुआ है। दूसरी चुनौती करप्शन को लेकर राहुल गांधी के इल्जामात हैं। इनका जवाब देने में तो बीजेपी सक्षम है, जवाब राफेल पर भी है और जिक्र मिशेल मामा का भी है। मेरी समझ से ये बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट है, क्योंकि कोई कितना भी शोर मचाए, कितने भी आरोप लगाए, नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के इल्जाम चिपक नहीं सकते। नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका करप्शन के खिलाफ है। अमित शाह के भाषण से यह भी साफ है कि आने वाला चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के काम पर और नरेंद्र मोदी की मेहनत से लड़ा जाएगा। बीजेपी के नेता दिल्ली में चुनावी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल दुबई में एनआरआई से मिल रहे हैं। इस वक्त भी दुबई में राहुल गांधी का भाषण चल रहा है। हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया था। राहुल गांधी दुबई और आबू धाबी में कई प्रोग्राम से हिस्सा लेंगे। राहुल ने आज सुबह ब्रेकफास्ट पर यूएई में
बिजनेस करने वाले भारतीय मूल के कारोबारियों से मुलाकात की। राहुल ने दुबई में भारतीय कामगारों को भी संबोधित किया, उनके सवालों के जवाब भी दिए। दुबई में राहुल के दिमाग में नरेंद्र मोदी ही थे। राहुल ने कहा वो अपने मन की बात करने नहीं आए, लोगों के मन की बात सुनने आए हैं। किसी ने यहां कहा बड़ा आदमी हमें मिलने आया है। कोई बड़ा आदमी नहीं होता है। मैं बिल्कुल आप जैसा हूं। हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मैं यहां अपने मन की बात करने नहीं आया हूं, मैं आपकी मन की बात सुनने आया हूं। और आप घबराइए मत, घबराइए मत। लड़ाई चालू है और हम जीतते जा रहे हैं। दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दरवाजे, मेरा दिल आपके लिए खुला है। जो भी आप मुझसे कहना चाहते हो मैं सुनने को तैयार हूं, आपकी मदद करने के लिए। क्योंकि राहुल को देखने सुनने आए ज्यादातर मजदूर आंध्र प्रदेश के थे, इसलिए राहुल ने कहा 2019 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मैंने आंध्र प्रदेश में कहा है जैसे ही हमारी सरकार आएगी वो हम आपका स्पेशल स्टेटस करके दे देंगे। समय नहीं लगेगा। और इस वक्त राहुल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। राहुल के साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं और केरल के पूर्व चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी भी हैं। इस मीटिंग में राहुल ने टॉलरेंस को लेकर मोदी सरकार पर तीखा निशाना साधा। राहुल ने कहा देश को बांटा जा रहा है। Can you run a country like India believing that only one idea is correct and all other ideas are wrong? Never. It simply cannot be done. And what makes me sad is that today in India, my beloved country is being divided. It is being divided, and I want every NRI to hear this properly. It is being divided for political reasons and for political benefit. That is why it is being divided. Different religions are being divided. Different communities are being divided. The rich and the poor are being divided. विदेशों में अपने बोलने के स्टाइल में, पब्लिक मीटिंग में लोगों से इंटरेक्ट करने के मामले में राहुल गांधी पहले से नरेंद्र मोदी को कॉपी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता इंटरनेशनल लेवल पर भी राहुल गांधी की उसी तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें जैसे मोदी करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मोदी ने जब जब विदेशों में इस तरह के कार्यक्रम किए, भारी संख्या में लोग आए, मोदी को बहुत तालियां मिली, बहुत तारीफ हुई। शायद उसी की कोशिश राहुल गांधी ने शुरू की है। आज मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसी तरह के कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ सरकार बीजेपी की कृपा से चल रही है। जिस दिन पार्टी हाईकमान ने ग्रीन सिग्नल दिया तो 15 दिन में कमलनाथ की सरकार गिरा देगी। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के भ्रम जाल की वजह से वोट थोड़ा इधर उधर चला गया, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार 5 सीट चलने वाली नहीं है। जिस दिन ऊपर से सिग्नल मिल गया 15 दिन के अंदर उल्टा कर देंगे, तुम चिंता मत करो। जब जिस दिन बोल दिया वो अपने केंद्रीय नेतृत्व ने कि करो खेल तो कर देंगे, तो बहुत मामूली बात है। पर जनादेश मिला है तो उनको चलाने देते हैं, चलाते हैं, कितने दिन चलाते हैं। आजकल हर किसी के पास मोबाइल फोन होता है। किसी वर्कर ने विजयवर्गीय के भाषण का वीडियो बना लिया और फिर इसकी चर्चा होने लगी। इस वीडियो में विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं को यह समझाते दिख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सत्ता की आदत बदलनी पड़ेगी। पहले अफसरों से काम करा लेते थे, लेकिन अब अफसर काम नहीं करेंगे तो फैसला ऑन द स्पॉट करना होगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। 15 साल तक हमने सत्ता में रह के सरकार चलाई और इसलिए कार्यकर्ताओं की आदत सत्ता की हो गई। अब हमें अपनी धार पैनी करना पड़ेगी। हथियार पड़ा है,
प्रजातंत्र में एक आंदोलन का जो हथियार होता है ना, उसकी दार मुठी हुई कि अपनी सरकार थी, केंद्र में भी अपनी सरकार, प्रदेश में भी अपनी सरकार। तो मैं आज जो जिस काम के लिए आया हूँ यही कि अपने हथियार निकालो तो डंडा मारो जरा, अब धार बनाना है आपको। पहले तो क्या था कि कई बार सरकारी अफसर हमारे नहीं सुनते तो चलो यार अपनी सरकार है, अपने नेताओं को शिकायत कर देंगे। अब शिकायत नहीं करना, अब स्पॉट पे निर्णय करना है, और स्पॉट पे निर्णय करना तो संगठन को मजबूत बनाना होगा और अपनी धार तेज करना होगा। डर के लिए रहना है। कांग्रेस विजय वर्गीय के इस बयान को मुद्दा बना रही है, बीजेपी पर जोड़ तोड़ का इल्जाम लगा रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार जनता ने बनाई है, जनता ही गिरा सकती है। विजय वर्गीय की बात तो सही है, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। सभी भाजपा के नेताओं को इस बात का एहसास होना चाहिए कि भाजपा का बॉस नहीं, जनता सरकार पलटती है। इसलिए ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की बीच सीटों का फासला बहुत कम है। कमलनाथ की सरकार बीएसपी और समाजवादी पार्टी के एमएलए के सपोर्ट से बहुमत में है, इसलिए खींचतान तो चलेगी। लेकिन ये भी सही है कि एक बार सरकार बनने के बाद उसे गिराना इतना आसान नहीं होता। और दूसरी बात ये, कमलनाथ पुराने राजनेता हैं, राजनीति के सारे दांव पे सारे फॉर्मूले जानते हैं। उन्होंने कई बार सरकारें बनवाई हैं, कई बार सरकारें गिराई हैं, इसलिए अपनी सरकार बनने के बाद कम से कम गिरने तो नहीं देंगे। आज सीबीआई को लेकर दो डेवलपमेंट हुए। पहला ये कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की पिटीशन खारिज कर दी। इस पिटीशन में राकेश अस्थाना ने अपने खिलाफ दर्ज की एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। इसके अलावा राकेश अस्थाना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 हफ्ते का जो वक्त मांगा था, कोर्ट ने उस पर इंटरिम रिलीफ देने से इनकार कर दिया। राकेश अस्थाना के साथ सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार की याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। देवेंद्र कुमार ने भी अपने खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी। दोनों अफसरों के खिलाफ आलोक वर्मा के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें इल्जाम था इन अफसरों ने हैदराबाद के व्यापारी सतीश बाबू सना की मदद करने के एवज में 3 करोड़ की रिश्वत ली थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ये भी निर्देश दिया कि सीबीआई इस मामले की जांच 10 हफ्ते में पूरी करे और सीबीआई चाहे तो अस्थाना के खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। और कल सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाए गए आलोक वर्मा ने आज अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कल सेलेक्ट कमेटी ने आलोक वर्मा को सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज और होमगार्ड डिपार्टमेंट का डीजी बना दिया था, लेकिन वर्मा ने 4 लेने से इनकार कर दिया और अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया। आलोक वर्मा ने डायरेक्टर ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को भेजे गए अपने इस्तीफे में कहा कि वो रिटायरमेंट की एज 31 जुलाई 2017 को पार कर चुके हैं। चूंकि सीबीआई के डायरेक्टर थे इसलिए उन्हें 31 जनवरी तक का वक्त मिला था। अब चूंकि उस पद पर नहीं है इसलिए नई पोस्टिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, उन्हें रिटायर समझा जाए। दूसरी तरफ सीबीआई के इंटरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव ने आलोक वर्मा के सभी पुराने फैसलों को एक बार फिर पलट दिया। 2 दिन में वर्मा के जरिए की गई सभी ट्रांसफर, सभी पोस्टिंग्स को कैंसिल कर दिया। मुझे लगता है कि अब सीबीआई का चैप्टर पूरा हो गया। आलोक वर्मा को हटाया जा चुका है, राकेश अस्थाना पर केस चलेगा, जांच होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। चूंकि 2 अफसरों के चक्कर में सीबीआई की छवि को पहले ही बहुत नुकसान पहुंच चुका है, इसलिए अब इस मामले को जितना जल्दी खत्म करें अच्छा होगा। आज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के मामले में कांग्रेस बड़ी मुश्किल में दिखाई दी। चिदम्बरम के परिवार के लिए और दिक्कत हो गई। सीबीआई ने चिदम्बरम की वाइफ नलिनी चिदम्बरम के खिलाफ शारदा चिटफंड इलाके के घोटाले के केस में चार्जशीट फाइल कर दी। इस पूरे मामले में सीबीआई की 6ठी चार्जशीट है। कोलकाता की स्पेशल कोर्ट में आज सीबीआई ने इल्जाम लगाया कि नलिनी चिदम्बरम ने इस केस में कंपनी के मालिक और आरोपी सुदीप्तो सेन से मामले को रफा दफा करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत ली थी। सीबीआई का इल्जाम है कि सुदीप्तो सेन की तरफ से सेबी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और दूसरी संस्थाओं की जांच से बचने के लिए जांच को मैनेज करने के लिए यह रकम नलिनी को दी गई थी। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 2014 में इस केस की जांच सौंपी थी। इसी के बाद से सीबीआई की तफ्तीश लगातार जारी है। इस मामले पर आज कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा अब वो दिन दूर नहीं जब चिदम्बरम की पूरी फैमिली तिहाड़ जेल में दिखाई देगी। 1.5 करोड़ रुपए उसने दिया था। सुदीप्तो सेन ने 2500 करोड़ को हड़प कर लिया था।
तो अब नलिनी फिर वहाँ से फीस ले रही है मनोरमा से और इससे डील कर रही है और फिर पति का जो प्रभाव है उसको दुरुपयोग कर रही है। तो इसको चार्जशीट करना बहुत पुराना है, ये बहुत पहले से होना चाहिए था। वो एयरसेल मैक्सिस में आज चिदम्बरम के बाप और बेटा दोनों का आज चार्जशीट में जो ट्रायल है 1 तारीख से शुरू हो रही है, उस तक वो अरेस्ट भी हो जाएगा। और ये अब बीबी भी आ गया चिदम्बरम का, तो सब मिल करके एक फैमिली रियूनियन तिहाड़ जेल में करनी चाहिए। इस बीच आज सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि एयरसेल मैक्सिस डील में 5 पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए सरकार की इजाजत मिल गई है। हालांकि इस मामले में पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम भी आरोपी हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अपील दाखिल की है। आज कोर्ट ने चिदम्बरम और उनके बेटे को मिली इंटरिम प्रोटेक्शन को 1 फरवरी तक बढ़ा दिया। को केस एडजर्न हो गया है और तब तक जो भी इंटरिम डायरेक्शन थी वो लागू रहेगी। चिदम्बरम ने कितनी गलती की, करप्शन किया या नहीं किया, इसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन जिस तरह से चिदम्बरम और उनका परिवार अदालतों के चक्कर लगा रहा है, उससे करप्शन के इशू पर इलेक्शन में कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के नेता इसे मुद्दा बनाएंगे और कांग्रेस के पास शायद कोई जवाब नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर की खबर आपको बता दें, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से इस्तीफा देने वाले शाह फैसल ने आज ये साफ कर दिया, अब वो सियासत करेंगे, लोकसभा में जाएंगे। चर्चा ये थी कि शाह फैसल नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आज शाह फैसल ने कहा कि वो चुनाव लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अभी किसी मेन स्ट्रीम पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। As of now, I do not have any plans to join any existing mainstream party. I plan to go to the field, listen to the ground whispers. I would be very happy to contest the upcoming elections. In fact, I believe that Parliament and legislative space is a very important space, and we need well-meaning and right people there. It's just that in recent years, due to delegitimization of the electoral politics, because the way it has been conducted, we have lost interest. Our youth are not attracted to these institutions. I think we need to change that. And I wish to use the Parliament as an important source of connection and engagement for bringing solutions for our place. शाह फैसल चुनाव लड़े, इसका स्वागत होना चाहिए। वो आईएएस एग्जाम के टॉपर रहे हैं, काफ़ी वक्त आईएएस अफसर रहे। हो सकता है उनकी कुछ नाराज़गियाँ हो। राजनीति में आने के लिए जम्मू कश्मीर उन्होंने चुना है, पार्लियामेंट में आना चाहते हैं। ऐसे लोगों का पार्लियामेंट में भी स्वागत होना चाहिए। रेप केस में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम को आज एक मर्डर केस में भी अदालत ने दोषी करार दिया। एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में राम रहीम और उसके 3 साथियों को दोषी पाया गया। पंचकुला में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट अब 17 जनवरी को सजा का ऐलान करेगी। मामला 16 साल से भी ज्यादा पुराना है। पत्रकार छत्रपति हरियाणा के सिरसा में पूरा सच नाम का न्यूज़पेपर निकालते थे। साल 2002 में उन्होंने अपने अखबार में राम रहीम के डेरे के खिलाफ खबर छापने की हिम्मत की। इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया और इसके 1 महीने बाद छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस केस में सीबीआई ने कुल 46 गवाह कोर्ट में पेश किए और आज कोर्ट ने राम रहीम को मर्डर के केस में दोषी करार दिया। 16 साल पुराने इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने लंबी लड़ाई लड़ी। अब इंसाफ मिला तो छत्रपति के बेटे ने कहा यह सच्चाई की जीत है। ये सच्चाई की जीत है। हमारे फादर ने जो सच छापा था, आज उसके ऊपर अदालत ने मोहर लगाई है और इस जीत के अंदर माननीय न्यायपालिका के हम ऋणी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और दूसरा सीबीआई का इसके अंदर बड़ा रोल है, सीबीआई के हम धन्यवाद करना चाहते हैं और कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड करते हैं। वाकई में छत्रपति के बेटे ने हिम्मत से लड़ाई लड़ी और इसे अंजाम तक पहुंचाया। ऐसी लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता। जहां सामने एक ताकत हो जिसको पॉलिटिकल बैकिंग हो, उससे लड़ना मुश्किल होता है। छत्रपति हत्या की खबर को सबसे पहले इंडिया टीवी ने उठाया था। राम रहीम के काले कारनामे को उजागर किया था, बहुत साल पहले की बात है। और उस वक्त राम रहीम ने इंडिया टीवी को भी धमकी दी थी,
लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता है, और अब लगता है कि राम रहीम के पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। अब उसे एक एक करके अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। अगली खबर आपको सावधान करने के लिए है। कुछ लोगों ने इंडिया टीवी के नाम का मिसयूज किया है। एक ऐसे गिरोह का पता चला है जो इंडिया टीवी के नाम पर प्रयागराज में आने वाले साधु संतों को दूसरे विदेशी भक्तों को झांसा दे रहा है, उनसे पैसे ऐंठ रहा था। इंडिया टीवी को पता चला कि सोनीपत के रहने वाले कुछ लोग कुंभ मेले में आने वाले साधु संत विदेशी लोगों से उनके इंटरव्यू के नाम पर, उन्हें टीवी न्यूज चैनल पर दिखाने के नाम पर इंडिया टीवी का फर्जी माइक बनाकर, इंडिया टीवी का फर्जी प्रेस कार्ड बनाकर लोगों को अप्रोच कर रहे थे, उनसे रकम वसूल कर फरार होने के चक्कर में थे। लेकिन शक हो गया, पुलिस में शिकायत हुई और पुलिस ने जब छानबीन की तो पूरा रैकेट सामने आ गया। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को अरेस्ट किया और इनमें से एक आरोपी हरियाणा में होमगार्ड के तौर पर भी तैनात था। इन लोगों ने इंडिया टीवी के लोगों का इस्तेमाल किया, उसी तरह का दूसरा माइक बनवाया, माइक पैम्फलेट बांटे और फिर लोगों से इंटरव्यू के लिए रकम ऐंठने की तैयारी शुरू कर दी। इनके माइक पर इंडिया टीवी का लोगो तो था, लेकिन इसके साथ उन्होंने एन लेटर जोड़ दिया, जिससे इंडिया टीवी की बजाय वो इंडियन टीवी दिखाई दिया। ये जो गिरोह है वो इंडिया टीवी जो कि चैनल है उसके नाम से अवैध उगाही कर रहे थे। इनका बाकायदे पंपलेट छपवाया था, लोगो इंडिया टीवी का इस्तेमाल किया जा रहा था और पंपलेट और जो आईडी है उसमें बाकायदे एन छोटा सा लगा दिया गया था, जिसमें इंडियन टीवी उसको बनाया गया था। लेकिन लोगो, कलर, होलोग्राम सब कुछ इंडिया टीवी का यूज कर करके जो भी श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं और या जो महात्मा देश विदेश से जो भी साधु संत आ रहे हैं, बड़े महात्मा, उनसे लाइव कराने के नाम पर उनसे पैसा वसूला जा रहा था। उस गिरोह का यहां पर पर्दाफाश किया गया। फिलहाल ये मुकदमा दारागंज थाने में दर्ज कर कुल 4 लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें से एक जो आरोपी है वो इसमें होमगार्ड बताया जाता है, जो कि हरियाणा पुलिस के है। इसमें से कौन है आप? ये सबसे पीछे जो ये आरोपी हैं ये हरियाणा पुलिस के होमगार्ड बताए जाते हैं। और जो बरामदगी बताएं इनके पास से ये प्रिंटर और कंप्यूटर और लैपटॉप, साथ में ये आईडी बरामद हुई है, ये होलोग्राम जो यूज किया जा रहा था, साथ में ये मोबाइल फोन्स इनके, और प्रेस कार्ड आप देख सकते हैं, प्रेस कार्ड मिला है, लैपटॉप मिला है, और इनके पास से भारी तादाद में इनके विजिटिंग कार्ड्स मिले हैं। और जो लाइव कराने के नाम पर ये लोग रकम वसूलते थे उसका बाकायदे उसमें जिक्र किया गया है। और इनके पास से जो होलोग्राम्स मिले हैं वो हूबहू वैसे ही होलोग्राम, वैसे ही आईडी है जैसा कि इंडिया टीवी की आईडी है। पुलिस को इस मामले में कुछ और लोगों की भी तलाश है। प्रयागराज के एसएसपी ने कहा कि इस धोखाधड़ी के रैकेट से जितने भी लोग जुड़े हैं उन्हें जल्द ही कानून की गिरफ्त में लिया जाएगा। पुलिस के पास काफी जानकारी है। 4 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और चारों लोगों के पास से कुछ अभी पुलिस ने जो पूछताछ की उससे कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला है। पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। सर ये लोग जो है यहाँ पर आकर की क्या मतलब एग्जैक्टली कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि प्राइमा फेसी पता लगा है कि ये लोग कुछ लोगों को पब्लिसिटी के जाल में फंसाकर कुंभ के नाम पर आगे उनको प्रलोभन देकर कार्रवाई किया करते थे। पुलिस ने इसका कॉग्निजेंस लेके कार्रवाई की है और आगे भी करेगी। अभी इस तरह का प्रकरण संज्ञान में आया और भी अगर कोई गैंग्स और भी एक्टिव होंगे इस तरह के तो उनको भी संज्ञान में लेके कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा कुछ लोगों ने इंडिया टीवी के नाम का बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसके नाम पर लोगों से पैसा उमेटने की कोशिश की। समय रहते पता चल गया, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन ऐसे ठगों की कमी नहीं है। ये खबर मैंने आपको इसलिए दिखाई, आपको पता चले कि लोग कैसे कुंभ जैसे पवित्र स्थान पर भी पाप कर सकते हैं। अगर कहीं भी कभी भी आपको कोई इंडिया टीवी के नाम पर पैसा दिखाई देता है, मांगता दिखाई दे, कोई भेजा इस्तेमाल करता दिखाई दे, तो आप सीधे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। नंबर है 9350593505। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9350593505। आपके प्यार ने, आपके साथ ने इंडिया टीवी को इतना बड़ा बनाया है। हम सबकी जिम्मेदारी है आपके बनाए हुए इस नाम का, आपके भरोसे का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। अब मैं आपको थोड़ा सा मौसम का हाल बता दूं। आज कश्मीर में एक बार फिर ज़बरदस्त बर्फबारी हुई। ज़्यादातर इलाकों में घर, सड़कें, गाड़ियां सब बर्फ से ढकी नजर आई। हालांकि स्नोफॉल की वजह से एक बार फिर ट्रैफिक पर असर पड़ा। 300 किलोमीटर लंबा जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद हो गया। जवाहर टनल के पास बर्फ जमा हो गई। बर्फबारी की वजह से इस इलाके में रहने वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि खाने पीने के सामान की मुश्किल हो रही है। लेकिन
बर्फ देखकर टूरिस्ट खुश हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे तक ये स्नोफॉल जारी रहेगा। एक बार फिर श्रीनगर शहर जो है बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक चुका है। श्रीनगर में जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। सुबह उठने के बाद देखा तो दाल लेक के ऊपर सब बर्फ ही बर्फ है। बहुत अच्छा लग रहा है। वो देख के नाश्ता किया है और देखा तो बर्फ हो रहा है। इससे रोड पे आया था फोटो खींचने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। सब जगह पे वाइट देख रहे हैं। घर पे ऊपर छत के ऊपर वाइट है और वो पेड़ों के ऊपर वाइट है। ऐसा ही बर्फ देखने से बहुत इतना मन उमंग हो रहे हैं। जो लोग कश्मीर घूमने गए वो तो खुश हैं, लेकिन लोकलों के लिए बर्फबारी बहुत मुसीबत है। चारों तरफ बर्फ है। लोग पीने के पानी के लिए बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में इतनी बर्फ गिरी है, टेम्परेचर माइनस में जा चुका है। पानी की सप्लाई करने वाली पाइपलाइंस में पानी जम गया है, इसलिए महिलाओं को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। वो सुबह घर से निकलती हैं, रास्ते में भी बर्फ जमा है, रास्ते बंद पड़े हैं, इसलिए दिक्कतें और ज़्यादा हैं। श्रीनगर के अलावा बारामूला के उड़ी सेक्टर के कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां रोड पर 2 फीट से ज़्यादा की बर्फ़ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई रोड क्लियर करने नहीं पहुंचा है। महिलाओं ने बताया कि 20 दिन से पानी की परेशानी है। अब सरकार को कम से कम पानी का इंतज़ाम तो करना चाहिए। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। पिछले 20 दिन से पानी की बहुत किल्लत है। 3 दिन से बर्फ पड़ रही है, यहाँ बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि जो पीने के पानी की पाइपें यहाँ पे खराब हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए और हमें पीने के लिए पानी दिया जाए। सेवलो पाइप फट रो गवर्नमेंटन क्या कोर न तहकीकात आज 20 दह गई पाइप तुमो क्या कोर न तहकीकात तुमो क्या कड़क न मुलाजिम अगर गसा शीन पे आज कोता मुश्किलात गो आज गई 20 दह पाइप फुचमत क्या हक दूर ओस तान पे कोर न गवर्नमेंटन तहकीकात कि अगर रोपि 100 एग्रीमेंट छु भरमुत अस क्या छ हम देवा आब। नाराजगी तो वाजिब है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने कुछ और महिलाओं से बात की। उन्होंने बताया कि एक दिन में पानी के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और बर्फ के बीच बार बार बाहर जाकर पानी लाना कोई आसान काम नहीं है। तो पानी के नल क्या जमे हुए हैं? जी हाँ, जमे हुए। तो चश्मा कितना दूर है जहाँ से आप ये पानी लाते हैं? ये बहुत दूर है, आधे घंटे का रास्ता है। आधा घंटे का रास्ता जी। तो आपके पास पानी नहीं आता है जब बर्फबारी होती है? हाँ, जब बर्फबारी होती है पानी नहीं आ सकता है। तो दिन में कितनी बार जाना पड़ता है ये पानी लाने के लिए? जी, हमें लाना पड़ता है बहुत सारा पानी। हमें मट्टियाँ भरनी पड़ती है, मुंह धोने के लिए, गाय के आगे पानी रखना है, खाने के लिए लाना है। बहुत परेशानी होती है, बिजली नहीं होती है, पानी नहीं होता है और भी सर्दी बहुत है, बुखारी जलाते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं। जब बीमार पड़ जाते हैं फिर निकालते हैं, फिर पैदल ही जाना पड़ता है, गाड़ी कहाँ मिलती है। अब जरा बारामूला के लोगों की बात सुनिए। 4 दिन से बर्फ पड़ी है, रास्ते बंद हैं, लोग परेशान हैं। कह रहे हैं कि इतनी जबरदस्त सर्दी में बिजली की सप्लाई ठप हो गई जाने से मुसीबत और बढ़ गई। तो हमारे 4 दिन से हमारा ये रोड बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। इस रोड में बर्फ 1-2 फुट से ज्यादा है। अगर कोई बीमार हो जाए, कोई डिलीवरी हो जाए, उसको चारपाई पर उठा के यहाँ से पैदल, देखिए यहाँ से कितना बड़ा सफर है, कुछ घंटों का सफर है। ये इसके सामने ये हमारी एक मस्जिद शरीफ है, ये भी इस वक्त बर्फ की वजह से बहुत डैमेज में आ रही है। इसके ऊपर देखिए कितनी बर्फ पड़ी हुई है। तो हम ये इस वक्त हमारे चिरुंडा के बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब इस वक्त वो उड़ी में चल रहे हैं। हमारी औरतें, हमारे लोग इस वक्त देखिए कितना पैदल सफ़र जो है वो मतलब तय कर रहे हैं। यहाँ से पैदल आने जाने में काफ़ी जो है वो मुश्किलात आती हैं। हमारी औरतें, हमारे जेंट्स, हमारे लोग जो है इस वक्त मतलब यहाँ से कुछ घंटों का सफर जो है वो पैदल तय करते हैं। क्या कुछ एरिया जो अपर एरिया आता है, अपर बेल्ट, वहाँ पर अभी बर्फ नहीं हटाई गई है। हम गुजारिश करते हैं कि उन एरिया को भी क्लियर किया जाए। लिंक रोड्स बहुत बंद पड़े हुए हैं। बच्चों को अगर ट्यूशन के लिए जाना है तो उनको मुश्किलात पेश आ रहे हैं, और जो बीमार है उन बीमार को बाहर निकालने में भी बहुत मुश्किलात पेश आ रहे हैं हमको। बिजली का भी अभी बहुत एरिया जो है अपर एरिया वो रिस्टोर नहीं हुआ है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि इन लिंक्स को भी, उनसे भी बर्फ हटाई जाए। 30 साल के बाद इन इलाकों में इस तरह की बर्फबारी हुई है, और जब बर्फबारी होती है कई तरह की घटनाएं होती हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने क्या देखा वो आप देखिए। इन लोगों ने आज एक तेंदुए को पकड़ा।
ये तेंदुआ कई दिन से नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में दहशत फैला रहा था। तेंदुआ आज जंगील गांव में घूमता दिखाई दिया, लेकिन बर्फबारी की वजह से भाग नहीं पाया और फंस गया, और इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने उसे काबू में कर लिया। और अब आपको दिखाते हैं पटना से आई प्रकाशोत्सव की तस्वीरें। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 352वां प्रकाशोत्सव आज शुरू हुआ। यह उत्सव 14 जनवरी तक चलेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म पटना में हुआ था। प्रकाश पर्व के मौके पर उनके जन्मस्थल पटना साहिब तक श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे को शानदार तरीके से सजाया गया है। पटना साहिब रेलवे स्टेशन की भी खूब सजावट की गई है। दुनिया के कोने कोने से सिख श्रद्धालु गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारे में लंगर का खास इंतजाम किया गया है। अब मैं आपको तलाक के उस केस के बारे में बताता हूं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस ने अपनी वाइफ मैकेंजी बेजोस को डिवोर्स देने का फैसला किया। इसका ऐलान जेफ बेजोस ने बुधवार को ट्वीट के जरिए किया। इस तलाक को अमेरिका का सबसे महंगा तलाक बताया जा रहा है, क्योंकि बेजोस को अपनी कंपनी में अपनी आधी दौलत मैकेंजी को देनी पड़ सकती है। जेफ की नेटवर्थ 112 बिलियन डॉलर यानी 7,84,000 करोड़ रुपए है। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। अलग होने के बाद उन्हें मैकेंजी को यानी अपनी फॉर्मर वाइफ को 56 बिलियन डॉलर यानी करीब 3,92,000 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं। अगर मैकेंजी को यह रकम मिली तो दुनिया की सबसे अमीर महिला बन जाएगी। अगर डिवोर्स केस में इतनी रकम मिली तो बेजोस दुनिया की 5वीं सबसे अमीर शख्सियत भी होगी। वहीं जेफ की दुनिया सबसे अमीर आदमी के तौर पर खत्म हो जाएगी, उनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। बिल गेट्स एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। अक्टूबर 2017 में जेफ ने बिल गेट्स से दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का तमगा छीना था। अब डिवोर्स उनसे उनका यह खिताब छीन लेगा। अब एक नजर उन खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेंगी। कल नरेंद्र मोदी बीजेपी के महाधिवेशन में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मायावती और अखिलेश यादव लखनऊ में कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। स्वामी रामदेव कल स्वामी विवेकानंद जयंती पर यूपी के जौनपुर में 1 लाख युवाओं को योग और सूर्य नमस्कार कराएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। आज की बात में इतना ही।